हेलो डियर्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्पिरेशन। पहले हम रेस्पिरेशन की टाइप्स पढ़ेंगे, फिर हम रेस्पिरेशन के फेसेस पढ़ेंगे, फिर हम रेस्पिरेशन के पढ़ेंगे डिवीजन, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये तो हो गया हमारा आज का लेक्चर। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा रेस्पिरेटरी यूनिट पे, स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी यूनिट एंड रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। पहले हम देखते हैं रेस्पिरेशन की डेफिनेशन। रेस्पिरेशन होती क्या है? रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम O2 अंदर लेके जाते हैं, पूरी बॉडी के सेल तक यूज़ करें, और CO2 जो पूरी बॉडी के सेल यूज़ कर चुके होते हैं, अब ये वेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है, इसको बाहर निकालते हैं। जो होता है O2 उससे कहते हैं हवा, जो CO2 होता है उसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। वो हवा जो सेल के अंदर यूज़ हो चुकी होती है उसे बाहर निकालना। अब इसकी आते हैं डेफिनेशन की तरफ। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाई विच ऑक्सीजन इज टेक इन, ऑक्सीजन अंदर लेके जाना, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना। ओके हो गया। द फर्स्ट ब्रेथ टेक प्लेस ओनली आफ्टर बर्थ। जब हम पैदाइश हमारी हो जाती है, हम दुनिया में आ जाता है, तब हम लेते हैं पहली सांस। फीटल लंग्स आर नॉन फंक्शनल। जो बच्चे का लंग्स होता है, फीटल उस बच्चे को कहते हैं जो माँ के पेट के अंदर होता है, उसका लंग्स उस वक्त वर्क नहीं कर रहा होता, उस वक्त माँ के लंग्स वर्क कर रहा होता है, वहीं से वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और यूटिलाइज करता है। सो ड्यूरिंग इंट्रा यूट्राइन लाइफ, मतलब कि वो लाइफ जो बच्चे माँ के पेट के अंदर होता है, यूट्रस के अंदर होता है, बेबी इनसाइड द वॉम होता है, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन फीटल ब्लड एंड मदर ब्लड अकर थ्रू प्लेसेंटा। तो वो उस वक्त किस तरह सांस लेता है और बाहर निकालता है, किसके थ्रू सांस ले के अंदर जाता है और बाहर निकालता है? बच्चे के अंदर प्लेसेंटा होता है, एक छोटी सी ट्यूब होती है जो लगी हुई होती है, जिसके थ्रू ब्लड जाता है, ऑक्सीजन जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। रेस्पिरेटरी प्रोसेस स्टार्ट, मतलब कि रेस्पिरेटरी प्रोसेस शुरू हो जाता है कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ, सारी जिंदगी स्टार्ट रहता है। और परमानेंट स्टॉपेज ऑफ रेस्पिरेटरी अकर एट डेथ। परमानेंट स्टॉपेज ऑफ रेस्पिरेशन अकर ओनली एट डेथ। जब बच्चा इस दुनिया से चला जाता है, मतलब कि बच्चा, बड़ा आदमी, बूढ़ा, कोई भी इस दुनिया से मर जाता है, तो उस वक्त रेस्पिरेशन ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इस दौरान ना तो हम ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, ना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि इस दौरान ना तो हमें हवा की ज़रूरत होती है कि हम अंदर लेके जाएं। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि बच्चा पैदा होने से लेकर बालिग होने तक 1 मिनट में कितनी दफ़ा सांस लेता है। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट एट डिफरेंट एज। न्यू बॉर्न 30 to 60 ब्रेथ पर मिनट। जो बच्चा 1 या 2 दिन का होता है, जो अभी नया पैदा होता है, वो 30 से 60 दफ़ा 1 मिनट में सांस लेता है। अर्ली चाइल्डहुड 20 to 40 ब्रेथ पर मिनट, वो 20 से 40 दफ़ा 1 मिनट में सांस लेता है। लेट चाइल्डहुड 15 to 25 ब्रेथ लेता है 1 मिनट में, 15 से 25 दफ़ा 1 मिनट में सांस लेता है। एंड अडल्ट 12 to 60 ब्रेथ पर मिनट, वो 12 से 16 दफ़ा 1 मिनट में सांस लेता है। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप: एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हुआ है लंग्स एंड ब्लड। लंग्स का लास्ट पोर्शन है एल्वोलाई, एंड ब्लड से कैपिलरी में। आगे आ जाता है इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो रेस्पिरेटरी गैसेज हैं, इनका एक्सचेंज हुआ है ब्लड एंड टिश्यू। ब्लड से वो जाएगा टिश्यू में, टिश्यू में ऑक्सीजन यूटिलाइज होगी, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड बनकर दोबारा ब्लड में आएगी, दोबारा लंग्स में आएगी, लंग्स के थ्रू दोबारा हमारे माउथ के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, इस माहौल में। Phases of respiration. Respiration occur in 2 phases: इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में हवा का एंटर होना हमारी फिजा से हमारे लंग्स के अंदर। इंस्पायरेशन ड्यूरिंग विच एयर इंटर द लंग्स फ्रॉम एटमोसफेयर। एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन में जो हवा हमारे लंग्स में इंटर हो चुकी है उसका हमारे लंग्स से बाहर जाना। एक्सपायरेशन ड्यूरिंग विच एयर लीव द लंग्स। During normal breathing, inspiration is active process. In active process, it means it's required energy, ATP required. And expiration is passive process, mean it does not require energy, no required ATP.
In this slide, we can clearly understand what will happen in active transport and passive transport. Active transport में क्या होगा और passive transport में क्या होगा. पहले हम पढ़ेंगे active transport. Active transport में ये होता है कि जो material होता है वो मूव करता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. ग्रेडियंट कहते हैं ढलवान के. एक तरफ अगर मटेरियल ज़्यादा है, हमें और ज़्यादा उस तरफ मटेरियल पुश करना है और ज़्यादा मटेरियल डालना है, तो ये होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. फ्रॉम लो कंसंट्रेशन एरिया टू हाई कंसंट्रेशन एरिया की तरफ हमने मूव करना है. तो ज़ाहिर बात है जब हम लो से किसी हाई कंसंट्रेशन मटेरियल को पुश करेंगे तो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी. ये होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट. अब पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट में ये होता है कि जो मटेरियल होता है वो मूव करता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. एक मकदार जहाँ पहले ही मकदार ज़्यादा है उस मकदार ने कम मकदार की तरफ जाना है तो वो ईज़िली चली जाएगी. अब एक बर्तन है उसमें बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है, दूसरा बर्तन है उसमें कम पानी है, तो जो पानी होगा वो कम बर्तन की तरफ ईज़िली जाएगा क्योंकि वहाँ मकदार कम है. इसी तरह यहाँ भी सब्सटेंस मटेरियल कम होगा तो वो ईज़िली मूव कर सकेगा और इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. नो नीड ऑफ एनर्जी. इन पैसिव ट्रांसपोर्ट substance move across the membrane from higher concentration area to lower concentration area. No need of energy, no need of ATP. Functional anatomy of respiratory tract. Respiratory tract basically divided होता है टू पार्ट में, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक. ये मैं एंड में जाके ना आप लोगों को क्लियर बताऊंगा जब मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा नोज से लेकर एल्वलाई तक ऑक्सीजन कैसे एंटर होती है, सारे पार्ट्स बताऊंगा वन बाय वन. रेस्पिरेटरी ट्रैक इज एनाटोमिकली मीन्स बाई जिस्मानी लिहाज से रिलेटेड टू द बॉडी पार्ट और स्ट्रक्चर थ्रू विच एयर मूव इन एंड आउट. रेस्पिरेटरी ट्रैक भी वही प्रोसेस है जिसमें एयर मूव इन करती है और कार्बन डाइऑक्साइड मूव आउट करती है. मुख्तलिफ बॉडी के पार्ट से वन बाई वन हम पढ़ेंगे. इट इंक्लूड, ये किन पार्ट पर मुश्तमिल होता है, कौन कौन से पार्ट इसमें शामिल होते हैं. फर्स्ट पार्ट है नोज़. इट इंक्लूड नोज़, फेरेंक्स, लेरेंक्स, ट्रिकिया, ब्रोनकाई. ब्रोनकाई को थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया, ब्रोनक्यूल को फर्दर डिफरेंस पार्ट में डिवाइड किया गया है. ओल्स, वर्ड लिखा है ओल्स. जब ब्रोनकाई को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता है और वो जैसे ब्रोनकी ओल्स, ओल्स स्मॉलेस्ट पार्ट को रिलेट करता है, रिलेट टू स्मॉल थिंग्स. एंड लास्ट पे आता है लंग्स जहाँ से ऑक्सीजन इंटर हो जाती है ब्लड के अंदर. अब हम डायग्राम की मदद से एक एक पार्ट को वाज़ह करेंगे, क्लियर करेंगे कि किसकी पोजीशन किस जगह पे है. पहला है नेज़ल कैविटी. ये जो येलो कलर में दिखाया गया है ये है नेज़ल कैविटी. उसके नीचे ही है ओरल कैविटी, ये जो ब्लू कलर में दिखाया गया है. उसके पीछे है फेरेंक्स. फेरेंक्स को थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है, नेज़ोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स और लेरेंजियोफेरेंक्स. इसे हाइपोफेरेंक्स भी कहते हैं. जो नेज़ोफेरेंक्स है वो फर्स्ट वर्टिब्रा पे कंसिस्ट है, ओरोफेरेंक्स सेकंड एंड थर्ड वर्टिब्रा पे कंसिस्ट है, और लेरेंजियोफेरेंक्स मतलब कि 4 से स्टार्ट होता है और 6 पे एंड होता है. आगे आ जाता है लेरेंक्स. लेरेंक्स भी 6 वर्टिब्रा पे ख़त्म हो जाता है, उसके नीचे स्टार्ट हो जाता है ट्रिकिया. इस डायग्राम में हर पार्ट को वाज़ह किया गया क्लियरली. पहले आ जाता है नेज़ल कैविटी. नेज़ल के थ्रू भी हम सांस ले सकते हैं. ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के भी थ्रू हम सांस ले सकते हैं. ओरल कैविटी कहते हैं मुंह को, नेज़ल कैविटी कहते हैं नाक को. आगे आ जाता है फेरेंक्स. नेज़ल कैविटी, ओरल कैविटी एंड फेरेंक्स. फेरेंक्स को फर्दर थ्री पार्ट में डिवाइड किए गए, नेज़ोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स एंड लेरेंजियोफेरेंक्स. नेज़ोफेरेंक्स कंसिस्ट है फर्स्ट वर्टिब्रा पे, ओरोफेरेंक्स कंसिस्ट है सेकंड एंड थर्ड वर्टिब्रा पे, और लेरेंजियोफेरेंक्स कंसिस्ट है फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स वर्टिब्रा पे. इससे आगे आ जाता है, आगे हमें दो ट्रैक दिखाई दे रहे हैं, दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं. जो पहले वाला रास्ता है जो वर्टिब्रा के करीब है इसको कहते हैं एसोफेगस, और उसके साथ जो है उसको कहते हैं लेरेंक्स. लेरेंक्स में क्या आ जाता है, अब आप ऊपर हम देख सकते हैं कि ऊपर एक कार्टिलेज, एक कैप शेप कार्टिलेज है. ये जैसे ही हमारा फूड हम लेते हैं तो ये क्लोज हो जाती है और जैसे हवा लेते हैं तो ये ओपन हो जाती है. अब हम देख सकते हैं जो
एसोफेगस को और लेरंक्स को एक दूसरे से डिवाइड करती है एक छोटी सी लाइन है जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं, इसको कहते हैं क्रिकॉइड कार्टिलेज। उसके सामने एक छोटी सी कार्टिलेज है, इसे भी कहते हैं क्रिकॉइड कार्टिलेज। इससे जो ऊपर कार्टिलेज है उसे कहते हैं थायराइड कार्टिलेज, और उसके ऊपर जो हमें एक तिरछी लाइन दिखाई दे रही है ये भी एक कार्टिलेज है जिसे एपिग्लाटिस कहते हैं। यहाँ तक था अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट हम एक्सप्लेन करेंगे लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आप लोगों को उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कमेंट्स एंड शेयर कर दें।